नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का इन्फॉर्मर इनसाइड के इस बिल्कुल नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 17 सितंबर 2020 फार्मर्स रिफॉर्म बिल पास किए गए। इन बिल्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत हंगामा हुआ और इन बिल्स को विड्रॉ करने की मांग की गई। हालांकि सरकार ने कहा कि ये बिल्स किसान की ज़िंदगी बदल देंगे। तो फिर क्यों इतना प्रोटेस्ट हुआ, क्यों इतना हंगामा हुआ और क्यों इन बिल्स को विड्रॉ करने की बात की जा रही है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएट लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, 3 बिल्स पास किए गए थे और माना जा रहा था कि ये बिल्स किसान की ज़िंदगी बदल देंगे। लेकिन इन बिल्स को लेकर बहुत जगह पर प्रोटेस्ट हुए, बहुत जगह पर हंगामे हुए और इन बिल को विड्रॉ करने की मांग की गई। इन बिल्स को लेकर किसान की कुछ मांगें थी। इन मांगों को समझने के लिए हमें पहले इन 3 बिलों को समझना पड़ेगा। जो सबसे पहला बिल था वह एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि एसेंशियल कमोडिटीज़ क्या होती है। एसेंशियल कमोडिटीज़ यानी कि आवश्यक चीज़ वस्तुएं, जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब हमारी आवश्यक चीज़ वस्तुएं जिसके बिना हम अपना गुजारा नहीं कर सकते। 1950 से लेकर 1960 तक जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते थे वो किसानों के पास से अनाज लेते थे, लेकिन उसका भंडारण करते थे और इसी वजह से उन अनाज की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। और जब प्राइस बढ़ती थी तब जो ट्रेडर्स थे वो अपना अनाज बेच देते थे। इससे ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। ये एक काला बाजारी ही थी। अब इस काला बाजारी को रोकने के लिए सरकार ने नियम लाए कि अब आप भंडारण नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ गिनी चुनी वस्तुओं को एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर रखा। ये एसेंशियल कमोडिटीज़ का आप भंडारण नहीं कर सकते। अगर आप भंडारण करते पाए गए तो आपका लाइसेंस सीज किया जाएगा। 2020 में जब ये बिल पास हुआ है तभी 13 वस्तुओं को इन एसेंशियल कमोडिटीज़ में से बाहर निकाला गया है और उन पर भंडारण करने की आपको खुलेआम छूट दी गई है, जिसके अंदर गेहूं, चावल आदि का समावेश किया गया है। आप सिर्फ 2 ही परिस्थिति में एसेंशियल कमोडिटीज़ का भंडारण नहीं कर सकते। पहली, या तो कोई आपदा है, कुदरती आपदा जिसे हम नेचुरल कैलेमिटी कहते हैं, और दूसरी कोई वॉर चल रही हो। अगर सरहद पर कोई वॉर चल रही हो तो आप उस समय पर भंडारण नहीं कर सकते। अब करते हैं दूसरे बिल के बारे में बात, जो कि है फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे आसान भाषा में हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इस एक्ट के चलते बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा और एक मूल्य निर्धारित होगा और कंपनी को वो मूल्य इन किसानों को चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई एक एक्स कंपनी है, उसे 5000 किलोग्राम गेहूं चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो किसानों के पास जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि हमें 5000 किलोग्राम गेहूं चाहिए। किसान बोलेंगे कि हमें ये प्राइस चाहिए। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा और कंपनी को वो मूल्य इन किसानों को चुकाना पड़ेगा। मान लीजिए कि 25 रुपये पर किलोग्राम गेहूं की प्राइस निश्चित की गई है। अभी मार्केट में चाहे उसकी प्राइस 16 रुपया हो, लेकिन कंपनी को वो गेहूं 25 रुपये पर किलोग्राम ही खरीदना पड़ेगा, जिससे किसानों का बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अब समझते हैं तीसरे बिल को। तीसरा बिल जो है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन एक्ट। इस बिल को अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये है किसानों को अपनी प्रोड्यूस बेचने में फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता। किसानों को अपनी प्रोड्यूस बेचने के लिए मंडी या तो फिर सरकारी गोदामों में जाना पड़ता था, लेकिन इस बिल के चलते अब किसान अपनी प्रोड्यूस को मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। अब ये मंडी क्या है, इसे समझने के लिए हमें पहले हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1950 से 1960 का जो समय था, तब बड़े बड़े ट्रेडर्स छोटे छोटे किसानों को लोन देते थे। क्यों लोन देते थे? क्योंकि हमारे जो किसान थे वो गरीब थे, उनके पास खेती के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए बड़े बड़े ट्रेडर्स उन्हें लोन देते थे। और जब उनकी फसल पक जाती थी तब वही फसल उनसे कम दामों में खरीद लेते थे, इसीलिए हमारे किसान हर वक्त कर्ज में डूबे रहते थे। इसी को मिटाने के लिए एपीएमसी आया, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे हम मंडी भी कहते हैं। इस मंडी के अंदर ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है। ये ट्रेडर्स बोली लगाते हैं, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है किसान अपनी प्रोड्यूस उसे बेच देते हैं। लेकिन
मंडियों में क्या होने लगा कि सभी ट्रेडर्स ने एक अपना कार्टेल बना लिया, एक अपना संगठन बना लिया और सभी ने निश्चित करके एक प्राइस बोली। इस वजह से किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा और उन्हें अपनी प्रोड्यूस को जो प्राइस ट्रेडर्स बोलेंगे उसी प्राइस पर बेचनी पड़ी, इसीलिए किसानों का घाटा होने लगा। अब समझते हैं एमएसपी के बारे में। ये प्रोटेस्ट के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एमएसपी सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। एमएसपी एक न्यूनतम मूल्य है जो कि किसानों को उनकी प्रोड्यूस बेचने के लिए मिलता है। सरकार कुछ ऐसे एसेंशियल कमोडिटीज़ है जिन पर एमएसपी लागू करती है, जिसमें गेहूं, चावल, मक्के आदि का समावेश किया गया है और इन एमएसपी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब हरियाणा के फार्मर्स को मिलता था क्योंकि वहाँ पर मंडी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो हुई इन 3 बिल्स के बारे में बात। अब बात करते हैं इन बिल्स का फ़ायदा क्या है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का फ़ायदा और गैर फायदा यानी कि 2 पासे होते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बिल के फ़ायदे। जो सबसे पहला फ़ायदा जो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो ये है कि अब किसानों को स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बिल आया उसके पहले किसानों को स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था उनकी प्रोड्यूस बेचने के लिए, लेकिन अब वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि बिचौलिए हट जाएंगे। कंपनी और किसान दोनों आपस में सीधा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, इसीलिए बीच में से बिचौलिए हट जाएंगे और जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तीसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पॉसिबल हो जाएगा, जिससे 2 राज्यों के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। चौथा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अब किसान मंडी के बाहर भी अपनी प्रोड्यूस को बेच सकता है। ये तो हुई इन बिल्स के फ़ायदों के बारे में बात, लेकिन अगर इस बिल के फ़ायदे ही होते तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होता। तो आइए जानते हैं किसान की चिंता क्या है इन बिल्स को लेकर। सबसे पहले जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि ये बिल्स कॉरपोरेट फ्रेंडली है, यानी कि प्राइवेट कंपनियों के हित में है। जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि ये बिल पास होने पर एमएसपी हट जाएगा, एपीएमसी खोखला हो जाएगा, यानी कि एपीएमसी भी नहीं रहेगा। अब एपीएमसी और एमएसपी का सबसे ज़्यादा लाभ पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता था, इसीलिए वहाँ पर प्रोटेस्ट सबसे ज़्यादा तीव्र है। इसी चीज़ को मैं एक केस स्टडी के साथ आपको समझाता हूँ। 2006 में बिहार के अंदर एपीएमसी एक्ट को हटाया गया था। वहाँ पर माना जा रहा था कि इस एक्ट के हटने पर प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, प्राइवेट कंपनियों का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पर ना ही प्राइवेट कंपनियों का इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ना ही मार्केट आगे बढ़ा। किसानों के पास जो भी था वो भी छिन गया। अभी किसानों को यही डर है कि अगर एपीएमसी एक्ट हट गया तो उनके पास जो है वो भी छिन जाएगा। उन्हें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन उनके पास जो है वो तो ना छिन जाए। इसी बात के लिए वो इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं। अगली जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, अगर वो कंपनी का घाटा हो गया, अगर वो कंपनी चली गई, अगर उस कंपनी ने ना कह दिया कि हम आपको जो प्राइस निर्धारित किया है उस प्राइस पे नहीं देंगे, क्योंकि बड़ी कंपनियों में लिटरेट पेपर बहुत ज़्यादा होते हैं, एग्रीमेंट जो लैंग्वेज है वो किसान ना भी समझ पाए, इसीलिए वो अगर कह दे कि हम ये आपको निर्धारित किया प्राइस नहीं देंगे तो ये किसान का सबसे बड़ा लॉस होगा। शुरू में ये जो बड़ी कंपनियां हैं वो किसान को अधिक मूल्य देंगे, जो कि एपीएमसी द्वारा प्रोवाइड होता था उससे भी अधिक मूल्य देंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा, जैसे जैसे एपीएमसी खोखला हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा मूल्य प्रोवाइड कर रहे हैं तो किसान सभी इन्हीं के पास आएंगे और एपीएमसी खोखला हो जाएगा। अगर एपीएमसी खोखला हो गया तब ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये कम मूल्य देना चालू करेंगी, जिससे कि किसानों का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। इसी की भी एक केस स्टडी के साथ मैं आपको समझाता हूँ। नासिक के अंदर एक वाइन फैक्ट्री आई, उन्होंने किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्हें कहा कि आप ग्रेप्स बोइए। किसानों ने उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया। 2-3 साल तक उन्हें बहुत अच्छा मूल्य मिला, लेकिन इसके बाद कंपनी ने कहा कि अब हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, हमारा दिवाला निकल चुका है। इसीलिए जो किसान थे उन्हें बहुत लॉस हुआ, बहुत घाटा हुआ। यही चिंता इस बिल को लेकर इन किसानों को सता रही है, इसीलिए वो इस बिल का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। और आखिरी जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि एग्रीकल्चर में से अब सरकार निकल जाएगी और प्राइवेट कंपनियों का राज हो जाएगा। इसीलिए
इन चिंताओं के चलते और इन गैर फायदों के चलते किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं किसानों की मांग क्या है। उनकी सबसे पहली जो मांग है वो ये है कि एमएसपी कानूनी तौर पर लागू किया जाए, जो अभी तक नहीं था। गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटीज पर एमएसपी लागू तो करती है, लेकिन उनमें से सभी एसेंशियल कमोडिटीज नहीं खरीदती। उनमें से सिर्फ 2 या 3 एसेंशियल कमोडिटीज गवर्नमेंट खरीदती है। अब किसानों का कहना है कि एमएसपी को सभी एसेंशियल कमोडिटीज पर लागू किया जाए और उन्हें कानूनी तौर पर लागू किया जाए। दूसरी जो उनकी मांग है वो ये है कि इन बिल्स को विड्रॉ किया जाए, क्योंकि ये बिल्स एपीएमसी को खोखला करेंगी, एमएसपी हटा देंगी, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, किसानों को लॉन्ग टर्म पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। शॉर्ट टर्म पे ये फायदेकारक है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इन किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए वो इन बिल्स को हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने आश्वस्त किया है कि एमएसपी नहीं हटेगा, लेकिन किसानों की मांग ये है कि आप एमएसपी को कानूनी तौर पर लागू कीजिए। ये जो भी मैंने बताया वो मेरी स्टडी के आधार पर, मेरी रिसर्च के आधार पर मैंने आपको बताया। आपका इस बिल के बारे में क्या कहना है, क्या सोचना है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अप्रोप्रिएट लगी हो, तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पेशेंट लिसनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।